हम गंगा की सौगंध लेते हैं कि हम मैली हो रही गंगा को साफ रखेंगे। हम सौगंध लेते हैं कि गंगा में औद्योगिक कचरा डालने वालों का हम विरोध करेंगे। इसलिए हम सौगंध लेते हैं कि हम गंगा को कभी मरने नहीं देंगे। नमस्कार। जब कोई नदी बर्बाद होती है तो उसके साथ पूरी की पूरी सभ्यता उजड़ जाती है। और फिर हम तो बात कर रहे हैं मां गंगा की, जिसे हमने मां का दर्जा दिया है, जिस पर पूरे भारतवर्ष की सोच, उसकी सभ्यता जुड़ी हुई है। मगर इत्तेफाकन आज जब एबीपी न्यूज गंगा की सौगंध के 5वें साल में प्रवेश कर रहा है, जी हां, इस मुहिम से हम पिछले 4 साल से जुड़े हैं, लगातार आपके सामने गंगा के प्रदूषण से जुड़े मुद्दे लाते रहे हैं। आज जब इसके 5वें साल में प्रवेश कर रहे हैं तो गंगा वाकई अपने अस्तित्व को लेकर सबसे गंभीर चुनौती का सामना कर रही है, क्योंकि गंगा का पानी न पीने लायक, न नहाने लायक और न खेती करने लायक। मगर इत्तेफाक देखिए, देश की सत्ता पर एक ऐसा प्रधानमंत्री आसीन है जिसने अपने चुनावी अभियान में एक निहायत ही संवेदनशील, भावात्मक नारा दिया था कि न मैं आया हूं, न मुझे बुलाया गया है, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और यही वजह है कि इस वक्त देश की जनता में थोड़ी उम्मीदें जगी हैं कि क्या वाकई गंगा की प्रदूषण से जुड़ा संकट खत्म होगा। हम आपको बता दें कि इस वक्त मैं यहां मौजूद हूं, मेरे साथ हैं केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी साहब, और साथ ही इस ऑडियंस में मेरे साथ तमाम एक्सपर्ट्स हैं जिनकी अपनी राय होंगी, जिनके अपने सवालात होंगे, ऐसी राय जो संभवतः गडकरी साहब अपने साथ लेके जाना चाहें और उसमें शुमार करना चाहें। मगर सबसे पहले वो कोशिश जो एबीपी न्यूज ने की है, जिसमें हमने पूरी शोध तैयार की है इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर, और मैं चाहूंगा कि गडकरी साहब इसका अनावरण करें। शुक्रिया, शुक्रिया गडकरी साहब। तो आइए अब हम देखना चाहेंगे कि आखिर हमारी ये रिपोर्ट कहती क्या है। इस रिपोर्ट के जरिए गंगा जल के हर नमूने पर 68 टेस्ट किए गए। गंगा में मुख्यतः 5 तरह की अशुद्धियां मिली हैं। उनमें पहली है टर्बिडिटी यानी गंदलापन। सभी 7 शहरों के नमूनों में गंगा जल इस टेस्ट में फेल हुआ है। गंगा जल सभी जगह इतना गंदा है कि इसे अंजलि में लेकर ही महसूस किया जा सकता है। पानी में गंदलेपन की अधिकतम सीमा है 5 नेफ्रोमेट्रिक टर्बिडिटी यूनिट, जबकि अधिकतम 180 ऋषिकेश में, 175 हरिद्वार में पाया गया। कानपुर में जाजमऊ ब्रिज से लिए नमूनों में 19, जबकि इलाहाबाद में संगम पर ही 41 नापी गई। वाराणसी के गांधी घाट में 25 और पटना में इसे 17 नापा गया। हावड़ा से लिए गए नमूनों में ये बढ़कर 95 हो गई। गंगा में जो दूसरी अशुद्धि मिली है वो है आयरन यानी लौह तत्व की। आयरन पटना को छोड़कर हर नमूने में सीमा से ज्यादा मिला है। आदर्श स्थिति तो पटना में भी नहीं है। ऋषिकेश और हरिद्वार में 1 लीटर पानी में 6.5 मिलीग्राम प्रति लीटर लौह तत्व मिला है, जो जरूरत से बहुत ज्यादा है। वांछित सीमा सिर्फ 0.3 मिलीग्राम प्रति लीटर है। कानपुर में गंगा के निकलते समय 1.1, इलाहाबाद के संगम पर यह 2.2 मिला है। वाराणसी के गांधी घाट पर 1.3, पटना में 1 और हावड़ा में 3.9 मिलीग्राम प्रति लीटर नापा गया। आयरन होने का सीधा मतलब है पानी का स्वाद बिगड़ना। शरीर में आयरन की कमी वाले शख्स के लिए आयरन की अधिकतम डोज 45 मिलीग्राम प्रतिदिन हो सकती है। इसके बाद आयरन शरीर को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। गंगा की तीसरी बड़ी समस्या है पानी में घुलनशील ऑक्सीजन की कमी। पानी में जीवन का यह सबसे बड़ा पैमाना है। सीमा है कम से कम 5 मिलीग्राम प्रति लीटर। इससे कम ऑक्सीजन पानी की फूड चेन को खराब कर देती है और 1-2 से कम होने पर तो मछलियों की मौत तक होने लगती है। पटना के पास नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन की कमी के पीछे भी यही समस्या मानी जाती है। ऑक्सीजन नापने के लिए टेस्ट 24 घंटे में 8 बार लिया गया। नतीजे उनके औसत के आधार पर हम दे रहे हैं। ऋषिकेश 10.2, हरिद्वार 9.8, कानपुर के जाजमऊ ब्रिज पैमाने पर यह 1.7 नापा गया, जो बेहद खतरनाक है। इलाहाबाद के संगम पर 6.6 मिलीग्राम प्रति लीटर नापा गया। वाराणसी के 80 घाट पर यह 2.2 नमूनों में आया है और पटना में 3.4।
दोनों जगह पानी ऐसा है कि मछलियों के लिए पानी में जिंदा रहना मुश्किल है। हावड़ा में ये 5.2 मिलीग्राम प्रति लीटर मापा गया। पानी में बैक्टीरिया। मोस्ट प्रोबेबल नंबर टेस्ट वो तरीका है जिससे पानी में मौजूद बैक्टीरिया का पता लगाया जाता है। इस टेस्ट से पता लगाया जाता है कि आखिर पानी में कितने जीवाणुओं की बस्ती पनप रही है। पीने के पानी में 100 मिलीलीटर में सिर्फ 10 बैक्टीरिया की अनुमति है, जबकि ऋषिकेश में मिले हैं 7,000, हरिद्वार में दोगुने होकर 14,000। कानपुर में शहर से निकलते हुए गंगा 2,80,000 बैक्टीरिया का बोझ ढोती है, जबकि इलाहाबाद के संगम पर 28,000 बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीलीटर पानी में पाए गए। वाराणसी के गांधी घाट पर 35,000, जबकि पटना में अधिकतम 5,50,000 बैक्टीरिया मिले हैं। हावड़ा में भी 1,40,000 बैक्टीरिया प्रति 100 मिलीलीटर पानी में मिले हैं। टेस्ट में हर लोकेशन पर फीकल कोलिफॉर्म मिला है, जिससे कई तरह के इन्फेक्शन हो सकते हैं, जैसे कानों का इन्फेक्शन, टाइफाइड, वायरल फीवर, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, हैजा, हेपेटाइटिस ए। पानी में ई कोली का होना ही पानी को पीने या खेती के लिए फेल करने के लिए काफी है। ई कोली टेस्ट में सभी नमूने फेल हुए हैं। ई कोली इंसानों और मवेशियों के पेट में हमेशा रहता है। इसका संक्रमण ज्यादातर मल या शव के जरिए होता है। जांच में शामिल किसी भी शहर का गंगा जल इस टेस्ट में पास नहीं हुआ है। पानी को 4 श्रेणियों में विभक्त किया जाता है। ए यानी पीने का पानी, बी यानी नहाने लायक, सी यानी खेती लायक और डी यानी खेती लायक भी नहीं। शोध का नतीजा ये कि गंगा का पानी डी श्रेणी में आ रहा है, यानी किसी काम का नहीं। पानी का आचमन भी आपको एक नहीं कई तरह की बीमारियां दे सकता है। अगर खेती में इस्तेमाल हुआ तो ई कोली बैक्टीरिया फलों और सब्जियों तक भी पहुंच सकता है। कई जगह तो गंगा जल में नहाने भर से आप बीमार हो सकते हैं। तो कितनी चिंताजनक बात है कि गंगा का पानी ना आप पी सकते हैं, ना खेती हो सकती है, ना आप नहा सकते हैं। और जैसे कि आप जानते हैं कि गडकरी साहब सफाई और ड्रिंकिंग वाटर से भी जुड़ा इनका मंत्रालय है। सबसे पहले गडकरी साहब, मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि आप अपनी बात रखें और हमें बताएं कि सरकार के पास दरअसल क्या योजना है और किस तरह से हम गंगा को बचा सकेंगे। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने जिस प्रकार की जानकारी आज इस रिपोर्ट के द्वारा बताई है, ये गंगा पर प्रेम करने वाले सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े जनजागरण का काम आपने किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। जहाँ तक गंगा की बात है, इसमें से मेरे संबंध में जो विषय है वो इनलैंड वाटरवेज है। मैं नेशनल हाईवे का मंत्री हूँ और उसके साथ शिपिंग, इनलैंड वाटरवेज एंड पोर्ट, ये 3 विभाग मेरे पास है। इनलैंड वाटरवेज में हमने जो योजना बनाई है वो अंतिम नहीं है, पर लगभग वो योजना का स्वरूप ऐसा है कि गंगोत्री से लेकर कानपुर तक, कानपुर से लेकर इलाहाबाद तक और इलाहाबाद से लेकर आगे हल्दिया तक हम ये सपना देख रहे हैं कि हम इसको अविरल और निर्मल बनाएंगे। अब इस बनाने के लिए उमा भारती जी के नेतृत्व में और उनके मार्गदर्शन में हम लगातार काम कर रहे हैं। इसमें मेरा विभाग जो है वो इनलैंड वाटरवेज के साथ जुड़ा हुआ है। इस विभाग में जो आता है कि इलाहाबाद से लेकर हल्दिया तक हम लोग 45 मीटर विड्थ का और 5 मीटर ड्राफ्ट का इस ड्राफ्ट तैयार करेंगे और इसमें कम से कम 17 जगह पर टर्मिनल्स बनाएंगे, जिसमें पैसेंजर और गुड्स दोनों भी इस प्रकार से जा सकेंगे। और ये करने के लिए 4,000 करोड़ की एक योजना वर्ल्ड बैंक को हमने सबमिट भी कर दी है और मुझे ऐसा लगता है कि उसका अप्रूवल भी हमको मिल जाएगा। और इसमें ड्रेजिंग करना होगा। ड्रेजिंग करने के लिए कोचीन में हमारे जो शिपिंग यार्ड है उसमें हम हॉलैंड के एक कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर करके यहाँ अच्छे वर्ल्ड के सबसे अच्छे ड्रेजिंग मशीन्स हमारे देश में कैसे तैयार होंगे इसकी हम कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक मेरे डिपार्टमेंट संबंध इतना ही है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे डिपार्टमेंट संबंधित नहीं पर इसका अध्ययन करते हुए ध्यान में आई है कि कानपुर में 25 अधिकृत इंडस्ट्रीज है और 47 अनधिकृत है जो टैनरिंग इंडस्ट्रीज है, जो गंगा में पानी को पोल्यूटेड करती है। हर जगह पर गंदा पानी गंगा में जाता है और इसलिए उसके कारण जो आपने रीडिंग बताया वो सब सही है। तो हमको हर जगह पर जो महानगर है वहाँ पानी को शुद्ध करना होगा। अब पानी की शुद्ध करने के लिए वर्ल्ड में कम से कम 8 टेक्नोलॉजी है। अभी 15 तारीख को रशिया से कुछ साइंटिस्ट जो है वो पानी को साफ करने की एक प्रेजेंटेशन को लेकर अपने दिल्ली में आने वाले हैं और उमा जी और मैं वो प्रेजेंटेशन भी देखने वाले हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आज रफ एस्टिमेट है
कि गंगा के जगह पर हर जगह पर अगर ये पानी अच्छा करने के लिए अगर हम कैपिटल कॉस्ट लगाएंगे तो 80,000 करोड़ रुपए हमको लगते हैं। थोड़ा सा मेरा अनुभव है कि नागपुर महानगर पालिका में मैंने एक ड्रीम प्रोजेक्ट तैयार किया और वो पूरा हुआ है कि हम लोग टॉयलेट का पानी 18 करोड़ रुपए में बेच देते हैं। उसको रिसाइकलिंग करके महाराष्ट्र की सरकार पावर जनरेशन के लिए उसका उपयोग करती है। बेसिक कल्पना यही है कि इलाहाबाद हो, कानपुर हो, वाराणसी हो, बड़े शहरों के लिए पानी शुद्धिकरण के ये प्लांट तैयार करें और कानपुर में हम जो पानी अच्छा करें वही रीयूज करें, रिसाइकलिंग ऑफ वाटर। और इसके लिए जो पैसा लगेगा इसमें सरकार के पास इतना पैसा नहीं है, तो हम ये देख रहे हैं कि बीओटी पर करें और इस पानी के लिए सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें। और आप सब लोगों के सुझाव के लिए सोमवार को 7 तारीख को मीटिंग भी है और अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, उसका उपयोग करके ये पानी साफ करके इसका रीयूज करेंगे, तो ये गंगा में नहीं छोड़ेंगे, ऐसा हमारा प्रयास है। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इस पानी में मीथेन मिल सकता है और मीथेन से अगर साफ किया तो CO2 निकलेगा, CO2 भी साफ करके हम बेच सकते हैं और मीथेन से बायो CNG निकल सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी शौचालय का पानी भी है, गंदा पानी है, और इसका बायो CNG तैयार करके ट्रक और बसेस को चलाने के लिए इसका उपयोग हो सकता है। मैं इसमें जानकारी भी रखता हूँ और प्रयोग भी करता हूँ, क्योंकि मेरा ये इंटरेस्ट का विषय है। अब महत्वपूर्ण बात यह है, अविरल और निर्मल गंगा अगर करनी है तो प्रवाह चाहिए। और आप सबसे पहले मुझे सवाल पूछोगे कि आप ये कैसे होगा, तो गंगा में जो कुछ स्टडी किया गया है उसमें हम लोग बैरेजेस बनाएंगे। ये बैरेजेस कैसे होंगे, जहां पानी वहां रोकेंगे, ये बैरेजेस के ऊपर ब्रिज होगा और बैरेजेस में ऐसी सिस्टम होगी जो आपको हॉलैंड में या अमेरिका में या यूरोप में अनेक देशों में मिलती है, कि जब शिप आएगा तो ब्रिज ऐसा हो जाएगा और वो शिप चला जाएगा और फिर से रेलवे का जो फाटक रहता है उस प्रकार से वो बैठ जाएगा। तो इसके कारण जो 5 मीटर का ड्राफ्ट है हम वो मेंटेन करेंगे। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे डिपार्टमेंट ने फराक्का में जो NTPC का पावर प्रोजेक्ट है उसको 3000 मिलियन कोल हम हल्दिया में डालकर अब शिप से वहां पहुंचा रहे हैं। गंगा के किनारे पर 10 पावर प्रोजेक्ट हैं। जो इंपोर्टेड कोल आता है वो रोड से जाता है, रेलवे से जाता है। एक बहुत अच्छी बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम रोड से जाते तो 1.5 रुपये खर्चा आता है, जब रेलवे से जाते तो 1 रुपये खर्चा आता है, और जब हम पानी में जाते तो 50 पैसे खर्चा आता है। तो हमारे देश में हमने ऑलरेडी इनलैंड वाटरवेज का एक बड़ा डिजाइन तैयार किया है और सबसे पहला काम, यमुना का भी काम हम कर रहे हैं, पर सबसे पहला काम हम ये इलाहाबाद और वाराणसी इसके दोनों के बीच में से शुरुआत करके हल्दिया तक ये काम करेंगे। फिर सेकंड फेज में भी जाएंगे और जगह जगह पर जो पोल्यूशन वाटर है उसको हम रोक कर गंगा को अविरल और निर्मल करेंगे। ये जो पानी रोका रहेगा इसके कारण हर जगह पर करीब इसके कितने हो गए ऐसे बैरेजेस, इसका भी डिजाइन तैयार हुआ है। पर मैं ये चाहता हूं कि ये सब रफ है, फाइनल नहीं है। हमने हमारा प्रेजेंटेशन उमा जी के नेतृत्व में हमने प्लान बनाया। इसके जो टर्मिनल्स बनाएंगे उसके बाजू में टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है वो इसके बारे में, गंगा के बारे में म्यूजियम है, गंगा के पानी के बारे में, गंगा के इतिहास के बारे में, गंगा के ऊपर लाइट एंड साउंड शो। मेरे मन में कल्पना है कि पानी का स्क्रीन तैयार करके लाइट एंड साउंड शो होकर, जैसे वो मैं गंगा बोल रही हूँ, इस प्रकार के शो रहे जो गंगा की इतिहास, विरासत, हमारी संस्कृति लोगों तक बता सके। ये एक काम काफी बड़ा है, पर पहला काम इतना ही है, अविरल और निर्मल गंगा। बाकी बातें जो है वो जुड़ी हुई है और मेरे पास जो है ये इनलैंड वाटरवेज जो है वो गंगा का मेरे पास है और मैं इस काम में पैसे की कमी नहीं है। और आपको मैं विश्वास देता हूं कि मेरे जीवन में एक अच्छा अनुभव है कि मैंने जितनी घोषणाएं की उतना काम पूरा हुआ है। जब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे, फ्लाईओवर, स्वराज बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट कठिन प्रोजेक्ट थे, पर एक बात मेरी पक्की है कि कोई पत्रकार मुझे उल्टा सवाल नहीं पूछ सकता। और मैं बहुत इमोशनली इस विषय के साथ जुड़ा हूं और मैं अपने जीवन के मिशन के रूप में मानता हूं। और इन सब साधु संतों का मार्गदर्शन लेकर, एक्सपर्ट लोगों का, या खड़गपुर में एक गंगा के ऊपर इंस्टीट्यूट है, बहुत रिसर्च है, गंगोत्री में भी है, काफी लोगों का अध्ययन है। हम हमारी इस बेसिक योजना का सबसे सलाह करके फिर उसकी योजना बनाएंगे और मेरा विश्वास है कि बहुत जल्दी ही मैं कोशिश करूंगा 4 महीने के अंदर इस काम की शुरुआत करने की मैं कोशिश करूंगा। गंगा के तट शहरीकरण की वजह से सिमट रहे हैं, इसलिए किनारों पर नई इमारतें बनाने से परहेज करें। मेरा नाम प्रोफेसर शाहीना खान है। मैं ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म पढ़ाती हूँ और लिखती हूँ, जर्नलिस्ट हूँ। पर्यावरण के सब्जेक्ट पे बहुत लिखती हूँ
हमने अभी बहुत अच्छी फिल्म देखी, गंगा का पानी फिल वक्त हम पी नहीं सकते, उसे नहा नहीं सकते, खेती नहीं कर सकते। योजनाएं बहुत अच्छी हैं। प्रश्न मेरा ये है कि इस प्रदूषण को समाप्त करने के लिए समाज की भागीदारी कितनी और कैसे की जाएगी, क्योंकि समाज की भागीदारी के बिना कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। इससे हमारे साधु संत यहाँ उपस्थित है, विशेष रूप से डेड बॉडी गंगा में डाल देते हैं। कभी कभी हम लोग फूल है, निर्माल्य है, वो डाल देते हैं। तो हम लोग साधु संतों को ये हम उनसे प्रार्थना करेंगे कि क्या इसको डालने के लिए गंगा के बाजू में कोई अलग व्यवस्था हो सकती है। डेड बॉडी के बारे में भी हम जरूर कुछ आस्था का प्रश्न है, पर मैं पर्यावरण के बारे में एक मिनिस्टर करके नहीं, पर पर्यावरण पर प्रेम करने के कारण, क्योंकि इथिक्स, इकोनॉमी, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट ये देश के लिए तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए ये डेड बॉडी का जो है, इसके लिए भी हम सबको प्रार्थना करेंगे कि हम लोग इसके बारे में भी सोचें और गंगा में कोई थूके नहीं, कोई गंदगी न डाले, कोई चॉकलेट खा। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, मैं जब फॉरेन में जाता हूँ और प्लेन में चॉकलेट खाता हूँ, तो चॉकलेट खाने के बाद मुझे इतना, सिंगापुर में उतरा तो डर था कि मैंने चॉकलेट खाने के बाद वो अपने जेब में डाल दिया, क्योंकि मुझे डर था कि यहाँ सजा होती है, और मैंने होटल में जाकर डस्टबिन में फिर डाल दिया। शायद मेरी प्रवृत्ति हिंदुस्तान में रहता तो मैं इधर उधर देख के एक आधे बार डालने की हिम्मत करता। ऐसे करना नहीं चाहिए, पर ये प्रवृत्ति क्यों है? क्योंकि लोगों के मन में इसके बारे में थोड़ा डर भी होना चाहिए। तो मुझे लगता है आप सबके सहयोग से अगर आपका सुझाव आएगा तो इसके बारे में गंगा अविरल निर्मल होने के बाद कोई इसको गंदगी ना करे, इसके बारे में भी आप सब लोगों के सहयोग से भी आगे कोई विचार करना होगा। पर इसके बारे में आप सब लोग जब अनुमति देंगे तभी होगा। सरकार ने केवल नियमों के आधार पर नहीं करना चाहिए। चलिए, साधु संतों की आपने बात की, तो जो मुद्दा यहाँ पर उठाया भी है मंत्री महोदय ने, क्या कहना चाहेंगे? मैं महंत नारायणगिरी जूना अखाड़ा का मंत्री हूँ। मैं विशेष रूप से मंत्री श्री से निवेदन करूंगा कि जैसे आपने कहा कि भाई गंगा को अविरल और निर्मल होना है, तो इसके लिए कोई जैसे भय बिन होए न प्रीति, तो इसके लिए कोई गंगा सेना या गंगा पुलिस इस तरह से कोई प्रावधान होना चाहिए। देखिए, ये गंगा का अविरल निर्मल साफ सुथरा होना ये कोई कानून और दबाव से नहीं होना चाहिए। गंगा हमारी इतिहास, विरासत, संस्कृति का प्रतीक है। अब जब उमा जी ने गंगा यात्रा निकाली थी तो सभी धर्मों के लोगों ने उनके इस यात्रा को बहुत बड़ा सहयोग किया था। इस देश के हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी जात पंथ धर्म भाषा बोलने वाले लोग हो, ये सब इसके बारे में आस्था रखते हैं। और ये जो बात आपने दिखाई कि इसी गंगा के किनारे पर वो केवट है जो फिशरीज का काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं अगर ये जब ये हमारे बैरेजेस बन जाएंगे, पानी आएगा, साफ होगा, तो उनको भी बहुत बड़ा रोजगार मिलेगा, टूरिज्म बढ़ेगा, उससे भी बड़ा रोजगार मिलेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब काम लोगों ने स्वशासन से करना चाहिए, बने तक कोई सेना बनाकर जबरदस्ती नहीं करना चाहिए। पर अगर आवश्यकता पड़ी तो सरकार में अगर सबका सुझाव आएगा तो इसका विचार किया जा सकता है। आपको लगता है कि आध्यात्म और गंगा को बचाने की जो कवायद है उसमें आपस में एक परस्पर विरोध है? क्योंकि हमने तो स्वामी निगमानंद को अपनी प्राणों की आहुति देते हुए देखा है ऐसी गंगा के लिए, तो क्या आप दोनों में कुछ एक विरोधाभास देखते हैं? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक है, यहाँ हमारे देश में अनेक विद्वान लोग हैं, और एक बात ये लोकतंत्र हमारे देश की विशेषता है कि विद्वानों में यूनानिमिटी होना, एक मत होना, ये बहुत कठिन बात होती है। पर जहाँ तक गंगा का गंगा के किनारे धार्मिक अनुष्ठान करना आपकी आस्था से जुड़ा है, लेकिन इस दौरान घाटों पर कचरा न फैलाएं, जो आखिरकार गंगा में ही मिलेगा।